आज इंशाल्लाह खत्म करेंगे इसको, एक्सक्यूज को, ठीक है। तो हम 10th चैप्टर है जी, यूजिंग डीडीएल स्टेटमेंट्स टू क्रिएट एंड मैनेज टेबल्स। तो हम आज देखेंगे टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। टेबल क्या है जी? बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज कंपोज्ड ऑफ रोज। तो आरडीबीएमएस जो आपका होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें आपका डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स स्टोर होता है, ये याद रखिएगा, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। आप डाटा स्टोर करना चाहें तो आप टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। देयर इज नो वे कि आप बगैर टेबल क्रिएट किए उनको डाटा स्टोर कर सकें, ठीक है। यू हैव टू क्रिएट अ टेबल। तो आज हम देखेंगे टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। टेबल के जो नेमिंग रूल्स हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट के जो नेमिंग रूल्स है वो ये है कि जी टेबल का नाम जो है किसी लेटर से, अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, A to Z कोई अल्फाबेट होना चाहिए। मस्ट बी 1 to 30 कैरेक्टर्स लॉन्ग, यानी मैक्सिमम एक टेबल के जो नाम की लेंथ है वो 30 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकती है, मिनिमम 1 कैरेक्टर हो सकती है। मस्ट कंटेन ओनली A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9, अंडरस्कोर, डॉलर साइन एंड नंबर साइन। टेबल के नाम में ये 3 जो हैं स्पेशल कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो जो टेबल का नाम है उसमें A to Z, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9, अंडरस्कोर, डॉलर साइन और नंबर साइन, ये 3 स्पेशल कैरेक्टर्स आ सकते हैं टेबल के नाम में। इसके अलावा नहीं आ सकता, आप ये नहीं वो कर सकते कोई इसके अलावा कोई और कैरेक्टर टेबल के नाम में देंगे तो एरर दे देगा, ठीक है। मस्ट नॉट डुप्लीकेट द नेम ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट ओन्ड बाय द सेम यूजर। एक यूजर के पास ऑलरेडी एक नाम का एम्प के नाम का कोई ऑब्जेक्ट है तो आप एम्प के नाम का एक और कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, चाहे वो टेबल हो या कोई भी और ऑब्जेक्ट हो। एंड मस्ट नॉट बी एन ओरेकल सर्वर रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड जैसे सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, इस तरह के बहुत सारे ओरेकल के रिजर्व वर्ड्स हैं, वो आप टेबल के नाम नहीं रख सकते, ठीक है। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं जी? टेबल क्रिएट करने के लिए आपके पास एक तो टेबल क्रिएट करने की प्रिविलेज होनी चाहिए, राइट्स होने चाहिए। दूसरा आपके पास स्टोरेज एरिया होना चाहिए जिसको टेबल स्पेस कहा जाता है। यू शुड हैव अ टेबल स्पेस एंड यू शुड हैव अ क्रिएट टेबल प्रिविलेज टू क्रिएट अ टेबल, ठीक है। तो हम जो HR यूजर है उसको ये ऑलरेडी ये राइट्स है, हम एक नया यूजर क्रिएट करके उसको राइट्स देके मैं वो भी आपको भी करा देता हूँ, ठीक है। तो टेबल क्रिएट करते बाद स्पेसिफाई करते हैं टेबल का नाम, फिर उसके कॉलम का नाम, उसकी कॉलम की डाटा टाइप और कॉलम का साइज बताते हैं आप, ठीक है। तो करके देखते हैं। तो टेबल क्रिएट करना हो तो क्रिएट टेबल, आगे टेबल का नाम दे देंगे, कोई भी नाम दे दें, ठीक है। उसमें कॉलम का नाम, उसकी डाटा टाइप ID, लेट से कॉलम का नाम दे रहा हूँ, उसकी डाटा टाइप नंबर दे रहा हूँ और लेट से 2 दे देता हूँ पैरेंथेसिस में। 2 का क्या मतलब है? मैक्सिमम 2 डिजिट्स तक वैल्यू आ सकती है। 2 डिजिट्स कौन से? 99 तक, 0 से 99 तक वैल्यूज आ सकती हैं। 100 आ जाएंगे तो उसमें 3 डिजिट्स होते हैं तो वो वैल्यू नहीं आ सकती इसमें, ये विड्थ कहलाती है आपकी। देन इसी तरीके से नेम var2, उसमें नंबर में आप विड्थ देना जरूरी नहीं है, अपना भी देना ही देंगे तो मैक्सिमम विड्थ जो होगी वो हो जाएगी सेट। और var2 में विड्थ देना जरूरी है। लेट से आप चाहते हैं जी कि 30 दे दें तो नेम में मैक्सिमम 30 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। var2 एक डाटा टाइप, अभी आगे पढ़ते हैं डाटा टाइप को, ठीक है। इसी तरीके से जी डिटेल्स, उसकी डाटा टाइप में रख देता हूँ कैरेक्टर 10 रख देता हूँ। तो कैरेक्टर और var2 में आप क्या, इसी तरीके से डेट भी एक डाटा टाइप है। तो ये इस तरीके से डाटा टाइप्स और आगे उसकी विड्थ बताते हैं। डिस्कस करते हैं डाटा टाइप्स को। डाटा टाइप्स में आपके पास एक var2 डाटा टाइप है। पहले ओरेकल की हुआ करती थी varchar, वो भी है अभी, लेकिन var2 अब यूज होती है। varchar2 में आगे इसका साइज जरूर बताते हैं, ठीक है। अगर किसी कॉलम की डाटा टाइप आप varchar2 रखेंगे तो ऐसे कॉलम में आप अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक क्या होती है? ये न्यूमेरिक भी हो सकती है और उसमें कैरेक्टर वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो आप varchar2 डाटा टाइप के किसी कॉलम में अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज रख सकते हैं। तो आपने कॉलम का नाम है लेट से जी नेम, उसकी डाटा टाइप var2 और उसकी विड्थ 10 रख दी तो मैक्सिमम 10 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं इस नेम के कॉलम में। वो वैल्यूज क्या हो सकती हैं? A to Z हो सकती हैं वैल्यूज, 0 to 9 कोई कैरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन वो इंटर करते वक्त सिंगल कोट्स में आप डाटा एंटर करें, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने एक और कॉलम की डाटा टाइप नेम रखा, उसकी डाटा टाइप आपने रखी कैरेक्टर 10। इसमें भी आप यही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें जो मैक्सिमम विड्थ है वो है जी 4000 बाइट्स और इसमें जो विड्थ है वो 2000 बाइट्स है। मैक्सिमम 2000 कैरेक्टर, इसमें 4000 कैरेक्टर आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये जो वेरिएबल लेंथ है, लेट से आपने एक नेम डाटा टाइप रखा, नेम कॉलम है उसकी डाटा टाइप आपने रखी varchar2 10 और उसमें आपने वैल्यू स्टोर की ABC, तो ये कितनी स्पेस लेगा? 3 बाइट्स, ठीक है ना। एक कैरेक्टर 1 बाइट, दूसरा कैरेक्टर दूसरी बाइट, तीसरा कैरेक्टर 3rd बाइट। आपने एक और कॉलम क्रिएट किया, उसकी डाटा टाइप आपने कैरेक्टर 10 रखी और आपने उसमें स्टोर किया ABC,
तो ये कितनी स्पेस लेगा, ये 10 लेगा ये, क्योंकि करेक्टर डाटा टाइप है। तो बाकी ये ब्लैंक्स इसके साथ पे ऐड कर देगा, लेकिन स्पेस ये चाहे एक करेक्टर स्टोर करें ये 10 बाइट स्पेस लेगा, ठीक है। तो उसमें स्पेस वेस्टेज होगी करेक्टर डाटा टाइप में। तो करेक्टर डाटा टाइप नॉर्मली हम यूज करते हैं जिसमें आप ट्रू या फॉल्स कोई टाइप के कोई कॉलम डिक्लेयर करते हैं, जेंडर का कॉलम है, इस तरह के कॉलम में आप वहां पे आप करेक्टर डाटा टाइप यूज करते हैं। अदरवाइज आप वार्चर 2 यूज करते हैं, वेरिएबल लेंथ। हाँ, बाकी वो ब्लैंक्स होंगे वो, ठीक है। तो जबकि वार्चर 2 में वो ब्लैंक्स नहीं करेगा, उतनी स्पेस लेगा जितना आपने डाटा एंटर किया। हाँ, वो साइज का फर्क था, 2000 बाइट्स थी वो 4000 बाइट्स कर दी थी, ठीक है जी। वार्चर 2 समझ आ गई, कैरेक्टर समझ आ गई। देन नंबर डाटा टाइप है। नंबर डाटा टाइप में आप प्रिसीजन का स्केल दे सकते हैं। लेट्स से आपने एक कॉलम स्पेसिफाई किया, एक और कॉलम टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल T12 ID नंबर नेम वार्चर 2 20 रख लेते हैं, इसकी विड्थ सैलरी नंबर, और इसमें करता हूं जी 6,2। तो ये मैंने जो नंबर डाटा टाइप रखी है इसमें 6,2 दिया है। इसमें 6 का मतलब टोटल 6 डिजिट्स तक हो सकती है इसमें कोई वैल्यू, ठीक है। और उस 6 में से 4 डिजिट्स जो हैं वो होंगे डेसिमल के राइट साइड पे और 2 डिजिट्स डेसिमल के लेफ्ट साइड पे। मीन्स के जो मैं वैल्यू दे सकता हूं वो मैं दे सकता हूं जी, इस पर्टिकुलर कॉलम में अगर मैं वैल्यू को दूंगा तो वो दे सकता हूं जी, लेट्स से 1 2 3 4.10, ठीक है। इनके टोटल 6 कैरेक्टर्स होंगे। ये जो पहली जो आपको बताती है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बताती है, टोटल 6 होंगे। 6 में से जो 2 हैं, ये नेक्स्ट जो आपको 2 दे रहे हैं वो 2 जो हैं ये इस डेसिमल के बाद होंगे, बाकी जितने भी होंगे वो डेसिमल से पहले होंगे। अब डेसिमल से पहले आप ये नहीं कर सकते कि 1 2 3 4 5.10 कर लें, क्योंकि ये 5 डिजिट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल विड्थ 6 हो सकती है, उसमें से कितने कैरेक्टर डेसिमल के या डॉट के या डेसिमल पॉइंट के बाद कितने होंगे, ठीक है। डेसिमल की बात अगर ज्यादा ये लिखे डिजिट्स तो उसे राउंड कर देगा। हाँ, वो राउंड कर देगा, ठीक है, वो उसको राउंड कर देगा, वो एंटर नहीं करेगा उसको। क्या चीज वो जो मेरे रखने 10-3 रखने जो आपकी रिक्वायरमेंट है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि मैंने 6 को 2 रख दिया, आप जो रिक्वायरमेंट है वो आप उस तरीके से उसको उस हिसाब से रखें। लेट्स से आप करते हैं 15,3 कर देते हैं, टोटल 15 डिजिट्स हो सकते हैं जिसमें 3 डेसिमल के बाद। देन डेट डाटा टाइप रखेंगे तो उस पर्टिकुलर कॉलम में आप डेट एंड टाइम स्टोर कर सकते हैं। लॉन्ग डाटा टाइप, वार्चर 2 में 4000 बाइट्स आ सकती हैं। लॉन्ग डाटा टाइप में अगर आप रखें तो 2 GB तक का कैरेक्टर डाटा आ सकता है। लॉन्ग और वार्चर 2 में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ ये है कि वार्चर 2 में 4000 बाइट्स आ सकती हैं, वेरिएबल लेंथ है, और लॉन्ग भी वेरिएबल लेंथ है, लेकिन इसमें अप टू 2 GB का कैरेक्टर डाटा अल्फा न्यूमेरिक डाटा आ सकता है। लेकिन लॉन्ग में रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि एक टेबल में एक ही लॉन्ग कॉलम हो सकता है। जैसे आपने 2 कॉलम रखे, एक डिटेल्स और एक डिटेल्स 1 के नाम से, दोनों की डाटा टाइप लॉन्ग नहीं रख सकते। एक टेबल में एक ऐसा कॉलम हो सकता है जिसकी डाटा टाइप लॉन्ग हो। लॉन्ग नॉर्मली आजकल प्रेफर नहीं किया जाता कि लॉन्ग यूज करें। फिर ओरेकल ने सी लॉब, लॉन्ग के बाद ओरेकल ने सी लॉब दे दिया था। 4 GB तक कैरेक्टर डाटा हो सकता है, और सी लॉब डाटा टाइप के मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं एक टेबल में, ठीक है। सी लॉब का मतलब है कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट, LOB का मतलब है लार्ज ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। देन रॉ एंड लॉन्ग रॉ डाटा टाइप्स हैं, इसमें बाइनरी डाटा 010101 स्टोर कर सकते हैं आप, ठीक है। बी लॉब एंड बी फाइल, ये 2 ऐसी डाटा टाइप्स हैं जिनमें आप इमेजेस मल्टीमीडिया डाटा स्टोर कर सकते हैं। आप टेबल के अंदर वीडियो स्टोर करना चाहते हैं, ऑडियो स्टोर करना चाहते हैं, आप इमेज को स्टोर करना चाहते हैं, आप कोई PDF या डॉक्यूमेंट फाइल स्टोर करना चाहते हैं, तो उस कॉलम की डाटा टाइप बी लॉब या बी फाइल रखेंगे आप, ठीक है। देन है रो ID डाटा टाइप। रो ID आपकी ओरेकल इंटरनली यूज करता है हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, आगे डिटेल से, ठीक है जी। ये सारी डाटा टाइप हैं, ये डाटा टाइप आप स्पेसिफाई कर सकते हैं टेबल क्रिएशन। हाँ, नंबर देखें, नंबर तो जितनी आप स्पेस, जितना आप डाटा एंटर करेंगे उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। नहीं, सिर्फ वार्चर और वार्चर 2 और कैरेक्टर में ये डिफरेंस है, बाकी में नहीं है। स्टोरीज दोनों की डिफरेंट है। देन है जी डेट टाइम डाटा टाइप। एक टाइम स्टैम्प आपके पास डाटा टाइप है। डेट डाटा टाइप में एक मसला ये है कि डेट डाटा टाइप में आप डाटा जो स्टोर कर सकते हैं वो स्टोर कर सकते हैं जी, लेट्स से डे, मंथ, ईयर, फिर आवर, फिर मिनट और फिर सेकंड तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सेकंड से लेस वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। सेकंड से नीचे फ्रैक्शन सेकंड होते हैं जिनको मिली या माइक्रो सेकंड आप कहते हैं।
तो आपके बहुत से साइंटिफिक एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें दो इवेंट्स में 1 सेकंड से कम डिफरेंस होता है। तो वो अगर इस तरह की एप्लीकेशंस के ऊपर इवेंट कैप्चर करना चाहें तो फिर डेटा टाइप जो है वो काम नहीं करती, तो फिर आप उसके लिए टाइम स्टैम्प और एक डेटा टाइम दी है। इसमें आप डे, मंथ, ईयर, आवर, मिनट, सेकंड और फ्रैक्शनल सेकंड्स तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मिली माइक्रो सेकंड्स तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, देन फिर टाइम स्टैम्प के अलावा ओरेकल ने आपको इंटरवल डाटा टाइप्स दिए हैं। एक ओरेकल ने आपको दिया जी इंटरवल ईयर टू मंथ, और एक आपको दिया जी इंटरवल डे टू सेकंड। ये भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये दो इंटरवल डाटा टाइप्स दिए हैं। तो ये 9i ऑनवर्ड ये डाटा टाइप्स अवेलेबल है। बाकी जितने भी हमने पढ़ी हैं वो 8i में भी अवेलेबल थे, लेकिन ये जो है इंटरवल डाटा टाइप्स और टाइम स्टैम्प डाटा टाइप्स ये 9i ऑनवर्ड अवेलेबल है। ठीक है जी। अच्छा, आप टेबल एक बना के देखते हैं डाटा टाइप्स के साथ। एक और टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल। ये एक टेबल क्रिएट किया है, आईडी का कॉलम रखा है, उसकी डाटा टाइप क्या रखी है नंबर। डाटा 1 का कॉलम रखा है, उसमें डाटा टाइप क्या रखी है वाचर 210। डाटा 2 का कॉलम रखा है, उसकी डाटा टाइप क्या रखी है इंटरवल ईयर टू मंथ। इसमें डाटा एंटर करता हूं, आईडी 1 करता हूं, डाटा 1 में मैं करता हूं जी 10-2 और डाटा 2 में करता हूं 10- इंटरवल वाले कॉलम में आप इस तरीके से डाटा एंटर करेंगे। यानी इंटरवल ये हो जाएगा 10 years - 2 month हो जाएगा। ठीक है, ये ईयर टू मंथ है ना, तो 2 साल 10 महीने आपने स्टोर कर दिया। मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम E13, तो आपको ये दिखा रहा है। ये आपको दिखा रहा है इस तरीके से डाटा। अब ये फायदा क्या है, इंटरवल डाटा टाइप का क्या फायदा। मैं करता हूं सिलेक्ट सिस डेट प्लस डाटा 1 फ्रॉम टेबल का नाम क्या था T1213। इनवैलिड नंबर। ये जो डाटा 1 का कॉलम है इसको उसने क्या कहा है इनवैलिड नंबर, क्योंकि ये करेक्टर इस कॉलम की डाटा टाइप क्या थी वार्चर 2। इस कॉलम की डाटा टाइप जो है वो वार्चर 2 है। वार्चर 2 का क्या मतलब होता है, इसमें करेक्टर डाटा है। ठीक है, वार्चर 2 है। इसमें ये जो डाटा है ओरेकल इसको नंबर नहीं कंसीडर कर रहा है, इसको करेक्टर कंसीडर कर रहा है। जब मैंने इसको सिस डेट में ये ऐड किया तो उसने कहा यार ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, 10-2 है तो मुझे नहीं पता ये 10-2 क्या है। इसको बस वो आया करेक्टर स्टोर कर रहा है, 10-2 स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं ये लिखूं सिस डेट भी ले लेते हैं, सिस डेट प्लस डाटा 2 का फोल्डर है जिसके हमने डाटा टाइप डाटा 2 का कॉलम जिसके डाटा टाइप हमने इंटरवल ईयर टू मंथ रखी थी। तो इसने देखें क्या किया है, सिस डेट आज की डेट उठाई है और फिर आगे डेट जो मुझे बताइए क्या किया है इसने 10 years और 2 months ऐड करके। तो ये क्या इसको कंसिडर कर रहा है, ये सिर्फ 10-2 नहीं है, ये इसको स्टोर कर रहा है 10 years और 2 months। तो आपको ये ऐसा इंटरवल स्टोर करना चाहे तो वो स्टोर कर सकते हैं। आप ये भी स्टोर कर सकते हैं इतने दिन, इतने मिनट, इतने घंटे, इतने सेकंड। वो इंटरवल डे टू सेकंड के डाटा टाइप है नंबर, वो इंटरवल पूरा स्टोर कर सकते हैं। फिर उसमें अरिथमेटिक कर सकते हैं उसको डेट्स के साथ। ठीक है, तो मैंने डेट्स के साथ उसको ऐड किया तो उसने मुझे 10 years 2 months ऐड करके रिजल्टेंट डेट दे दी है। क्लियर है, तो ये इंटरवल डाटा टाइप है। ठीक है, इनको देख लीजिएगा, आपने ये इसकी पूरी एक्सरसाइज करनी है ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, देन है जी कॉन्स्ट्रेंट्स।
अच्छा, टेबल के साथ और भी आप काम कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट पढ़ने से पहले ये करते हैं। और टेबल के साथ कर सकते हैं, लेट्स से टेबल का मैं डिस्क्राइब करता हूँ T13 को। तो उसमें 3 कॉलम, मैं एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ ऑल्टर टेबल के थ्रू। आप किसी टेबल में कॉलम ऐड कर सकते हैं, कॉलम में रिमूव कर सकते हैं, कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं, कॉलम की डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ ऑल्टर टेबल T13 ऐड नेम varchar 210। ये कॉलम ऐड कर देगा नेम के नाम से, उसकी डाटा टाइप क्या होगी varchar 2, उसकी विड्थ क्या होगी 10। तो आप ऑल्टर टेबल करके टेबल में कोई कॉलम ऐड कर सकते हैं, कॉलम रिमूव कर सकते हैं, कॉलम की डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं, कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। अब इस टेबल में जो डाटा है, अगर मैं एंटर करूं T13 करते हैं, मैं करता हूँ इंसर्ट इनटू T13 वैल्यूज 1, देखें ये एंटर हो गया, लेकिन ये आईडी में देखें दोबारा 1 एंटर हो गया। मैं चाहता हूं कि आईडी का जो कॉलम है उसमें डुप्लीकेट वैल्यू ना हो सके। अब अगर मैं चाहता हूं यार कि कोई पर्टिकुलर रो अपडेट करूं, तो किसी रो को एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जिसमें यूनिक वैल्यूज हो, यूनिक वैल्यू हो, ताकि वो उस पूरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। लेट्स से एक स्टूडेंट्स का टेबल है, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है आपका, अगर एक स्टूडेंट अली के नाम से है तो एक क्लास में अली के नाम से मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो आप स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसके नाम से। उसको एक स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है आपने, तो उसको किस चीज से आइडेंटिफाई किया जा सकता है? स्टूडेंट की कोई आईडी होती है जिसको रोल नंबर भी आप कहते हैं। ठीक है, स्टूडेंट का एक रोल नंबर या स्टूडेंट आईडी होती है, जैसे हर एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय आईडी हो सकता है। तो हर टेबल में कोई एक ऐसा कॉलम होता है जिसकी बेस पे आप उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस कॉलम को नॉर्मली हम प्राइमरी की डिक्लेयर कर देते हैं। क्या करते हैं? प्राइमरी की। नॉर्मली हर टेबल में होती है प्राइमरी की। अगर ना हो तो आप ऐड कर देते कोई आईडी के नाम से कॉलम को, या इस तरीके से जिससे आप उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। कोई रो रिमूव करनी हो, कोई रो ऐड करनी हो, कोई रो किसी रो को मॉडिफाई करना हो, कोई कॉलम मॉडिफाई करना हो किसी रो में, तो आप ताकि उस पर्टिकुलर वेयर में वो आईडी इक्वल टू कोई आईडी दे दें, अदरवाइज तो सारा डाटा ही अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो हर टेबल में एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जिसकी बेस पे आप उसको उस टेबल की पूरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, और वो कॉलम किसी और टेबल में एज अ रेफरेंस भी यूज किया जा सके। ठीक है, तो वो प्राइमरी की कहलाता है। तो ये क्या है? ये कॉन्स्ट्रेंट्स कहलाते हैं। आपकी जो प्राइमरी की है इसको कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि आप टेबल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि किस तरह का डाटा स्टोर हो सकता है इसमें, तो एक रूल्स लगाते हैं आप। तो 5 तरह के कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। नॉट नल है, नॉट नल अगर किसी कॉलम पे लगा देंगे कॉन्स्ट्रेंट, टेबल क्रिएशन के बाद लगा सकते हैं, टेबल क्रिएशन के बाद भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऑल्टर टेबल करके। तो कॉन्स्ट्रेंट लगाएंगे किसी टेबल के किसी कॉलम के ऊपर नॉट नल का, तो उस कॉलम में नल वैल्यू नहीं हो सकती। यूनिक का कॉन्स्टेंट लगाएंगे किसी कॉलम के ऊपर, उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती। प्राइमरी की का कॉन्स्टेंट लगाएंगे, एक तो वो उस पर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती, दूसरा वो नल नहीं हो सकता। यूनिक में नल किसी टेबल किसी कॉलम में यूनिक लगाते हैं तो उसमें नल हो सकता है। फॉरेन की लगाएंगे तो वो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की को या यूनिक की को रेफरेंस करेगा। चेक कॉन्स्टेंट लगाएंगे तो उसमें आप रूल लिस्ट ऑफ वैल्यू दे सकते हैं कि वो क्या क्या उसमें वैल्यू स्टोर की जा सकती है। ठीक है, ये लगा के देखते हैं। ये मल्टीपल तरीके लगाने के, कॉन्स्टेंट लगाने के। एक नया टेबल क्रिएट करके कॉन्स्टेंट लगाते हैं। देखिए प्राइमरी की तो एक ही होती है, लेकिन वो आप ये कर सकते हैं 2 कॉलम्स को मिला के एक प्राइमरी की बना। ठीक है, एक टेबल में प्राइमरी की एक ही हो सकती है, मल्टीपल प्राइमरी कीज नहीं हो सकती। वो जो प्राइमरी की है वो एक कॉलम के ऊपर लगी हुई है या 2 कॉलम्स को मिला के, उसको कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। उसको कंपोजिट प्राइमरी की कहा जाता है, ये कंपोजिट की भी कहते हैं उसको। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आईडी भी प्राइमरी की है और एक और कॉलम है वो भी प्राइमरी की है। वो अलग अलग 2 प्राइमरी कीज नहीं हो सकती, 2 कॉलम्स को मिला के एक प्राइमरी की हो सकती है। आईडी, उसकी डाटा टाइप नंबर। अब मैं इसको प्राइमरी की डिक्लेयर करना चाहता हूं तो सिंपली स्पेस देके प्राइमरी की लिख दूंगा। वो काम लिखेंगे नेम varchar 2। मैं चाहता हूं इसमें नल वैल्यू ना आ सके, नॉट नल कर दूंगा। सैलरी नंबर, मैं चाहता हूं सैलरी में 1000 से लेस वैल्यू ना एंटर हो सके, तो आप लिखेंगे चेक कॉन्स्टेंट। चेक में आप पूरी कंडीशन देते हैं, सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 10,000।
ठीक है, तो एक टेबल क्रिएट हो गया, उसमें हर कॉलम के साथ मैंने उसका कांस्टेंट लगा दिया, एक पे प्राइमरी की लगा दिया, एक पे नॉर्मल लगा दिया, एक पे चेक कांस्टेंट लगा। अब इसमें अगर मैं डाटा एंटर करता हूं, आईडी में 1 एंटर करता हूं, नेम में मैं नल एंटर करता हूं, सैलरी में मैं 2000 एंटर करता हूं, मुझे एरर दे देगा क्योंकि मैंने नल एंटर किया है। तो उसने कहा जी कि कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू hr.p4.name, क्योंकि उसको हमने नॉट नल स्पेसिफाई किया, तो उसमें नल नहीं जा सकता, उसमें जरूर कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। दोबारा मैं एंटर करता हूं, चेक कांस्टेंट वायलेटेड। हर कांस्टेंट, जब आप कोई कांस्टेंट लगाते हैं तो ओरेकल हर कांस्टेंट को एक नाम दे देता है, ठीक है। तो अगर आप नाम खुद भी दे सकते हैं, अदरवाइज ओरेकल नाम देता है sys अंडरस्कोर c और आगे कोई एक यूनिक नंबर दे देता है। तो आपको ये बता रहे हैं कोई कांस्टेंट वायलेट हुआ है जिसकी वजह से डाटा एंटर नहीं हुआ। हमें तो पता है कि मैंने 900 वैल्यूज एंटर किया है, क्योंकि यहाँ पे चेक कांस्टेंट लगा कि सैलरी 1000 से ज्यादा होनी चाहिए, 1000 से ज्यादा होगी तो वैल्यू एंटर करने देगा, अदरवाइज डाटा एंटर ही नहीं करने देगा। ठीक है, तो इस तरीके से कांस्टेंट लगा सकते हैं। तो कांस्टेंट की नेमिंग देख लेते हैं। अच्छा, एक और टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहां पे देखें, एक तो तरीका यह है कि आप जब टेबल क्रिएट करें तो हर लेट से आईडी पे आपने प्राइमरी की लगानी है तो उसके साथ ही आगे प्राइमरी की लिख दें, नेम पे नॉट नल लगाना है तो साथ ही नॉट नल लगा दें, सैलरी पे आपने चेक लगाना है तो साथ ही हर कॉलम के सामने उसकी कांस्टेंट भी बता दें। एक तो तरीका है सिंपली हमने जैसे पहले किया था कि आप जो है सिंपली लिखते हैं जी आईडी नंबर प्राइमरी की, नेम वाचर टू नॉट नल, सेल नंबर चेक और आगे चेक की कंडीशन दे दें। दूसरा तरीका यह है कि आप जैसे मैंने लिखा नेम वाचर टू 10, आप मैं कांस्टेंट को अपनी मर्जी से नाम देना चाहता हूं तो आप लिखेंगे कांस्टेंट का कीवर्ड लिखेंगे, उसको कोई भी एक नाम दे देंगे। मैं नॉट नल देना चाहता हूं तो NN अंडरस्कोर जिस कॉलम पे लगा रहे हैं, कौन से कॉलम पे लगा रहे हैं, नेम के कॉलम के ऊपर NN अंडरस्कोर नेम दे दूंगा और आगे कांस्टेंट बता दूंगा नॉट नल। ये नाम जो मर्जी आप दे दें, XYZ ABC दे दें, लेकिन कन्वेंशन क्या होती है, लेट्स से अगर आप नॉट नल कांस्टेंट लगा रहे हैं तो NN दे दें, अगर प्राइमरी की लगा रहे हैं तो PK दे दें, फॉरेन की लगा रहे हैं तो FK दे दें, और चेक कांस्टेंट लगा रहे हैं तो CK दे दें। ठीक है, और आगे अंडरस्कोर करके कॉलम का नाम साथ दे दें कि किस कॉलम पे कांस्टेंट लगा दें। तो ये कन्वेंशन है, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी फॉलो कर लें। ठीक है, एक तो तरीका ये है लगाने का, दिस इज कॉल्ड कॉलम लेवल कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं, कॉलम लेवल कांस्टेंट, क्योंकि आपने हर कॉलम के साथ कांस्टेंट बता दिया। आपने कॉलम का नाम दिया, उसकी डाटा टाइप दी, आगे उसका कांस्टेंट बता दिया, कॉलम का नाम दिया, उसकी डाटा टाइप दी, आगे कांस्टेंट बता दिया, कॉलम का नाम दिया, उसकी डाटा टाइप दी, आगे कांस्टेंट बता दिया। दिस इज कॉल्ड कॉलम लेवल कांस्टेंट। कांस्टेंट लगता है कॉलम के ऊपर ही है, लेकिन स्पेसिफाई करने के तरीके होते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि आप पहले सारे कॉलम्स लिस्ट डाउन कर लें और एंड पे आप अब यहां पे देखिए मैं क्या कर रहा हूं, कांस्टेंट का नाम दिया, प्राइमरी की और आईडी के कॉलम पे लगा रहा हूं। तो ये एंड पे आप 1 बाय 1 सारे कॉलम्स के ऊपर कांस्टेंट लगा रहे हैं। एक तो तरीका यह कि हर कॉलम के सामने कांस्टेंट लगा लें,
दूसरा तरीका है कि पहले सारे कॉलम लिस्ट डाउन कर लें, एंड पे फिर आप वन बाय वन कौन से कॉलम पे कौन सा कंस्ट्रेंट लगाना है। तो ये टेबल लेवल कंस्ट्रेंट लगाते हैं। ये जो मैंने लगाया ये टेबल लेवल कंस्ट्रेंट है। लगता कंस्ट्रेंट कॉलम के ऊपर है, लेकिन लगाने के तरीके हैं टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। नॉट ओनली एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जो सिर्फ और सिर्फ कॉलम के साथ स्पेसिफाई करके लगाया जा सकता है, टेबल लेवल पे नहीं उसको नहीं लगाया जा सकता, ये याद रखिए। आप अल्टर टेबल करके कोई भी कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। आप टेबल क्रिएट करें विदाउट कंस्ट्रेंट लगाए हुए, तो बाद में अल्टर टेबल करके कोई कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं, कोई कंस्ट्रेंट रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? करके देखेंगे आप, लगाएं जरा, टेबल क्रिएट करें, कंस्ट्रेंट्स क्रिएट करें, या ऑन करें इसका सिस्टम को, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी ओके जी कंस्ट्रेंट्स लगा के देख लिया आपने, कोई इशू तो नहीं है, समझ आ गया? ओके आगे चलते हैं। ये कंस्ट्रेंट सारे देख लीजिए, कोई इशू हुआ तो मुझे बताइएगा। फॉरेन की कंस्ट्रेंट जब आप लगाते हैं, एक लगा के देख लेते हैं। जैसे मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ जी, कोशिश कर लिया। कोर्स नेम वाचर 220 रख लेते हैं। ये कोर्सेज का टेबल है, इसमें सी आई डी प्राइमरी की है, कोर्स आई डी, सी नेम वाचर 2 एक कॉलम है। ठीक है, एक और टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आई डी एस आई डी लिख लेते हैं, नंबर उसकी डाटा टाइप, उसको प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं। स्टूडेंट नेम वाचर 220 रख लेते हैं जी, नाम, विड्थ इसकी। इसी तरीके से कौन से कोर्स में रजिस्टर हुआ है और सी आई डी यहाँ पे लिख देते हैं, सी आई डी नंबर, और फिर इस पे सी आई डी पे कॉन्स्टेंट लगा देते हैं, कॉन्स्टेंट एफ के अंडरस्कोर सी आई डी फॉरेन की, और आप कॉलम का नाम बताएंगे, यहाँ पे सीआईडी का कॉलम जिस पे आप फॉरेन की लगा रहे हैं, और रेफरेंसेस में आप पेरेंट टेबल, इसका पेरेंट टेबल कोर्सेज का है। ठीक है, तो कोर्सेज के, ये तो देखिएगा जी आप भी, कोर्सेज के सीआईडी को ये रेफर कर रहा है। तो आप ये देखें फॉरेन की लगाई आप, इस कॉलम के ऊपर ये फॉरेन की लगी है, और ये रेफरेंस किसको कर रही है, कोर्सेज के टेबल के सीआईडी का कॉलम को। ये कोर्सेज का टेबल है, इसके सीआईडी का कॉलम। अब इसमें जब सीआईडी के कॉलम को वैल्यू एंटर करेंगे आप, तो ओरेकल क्या करेगा, इस टेबल में जाएगा और इस सीआईडी के कॉलम में वैल्यू एंटर चेक करेगा। अगर वो वैल्यू इसमें हुई तो यहाँ पे फॉरेन की वाले कॉलम में एंटर करने देगा, अदरवाइज नहीं करने देगा। लेट्स से कोर्स आईडी में आपके पास कोर्स आईडी 10 है और कोई एक कोर्स का नाम है, उस कोर्स चाइल्ड टेबल में कोर्स आईडी में आप 20 एंटर करते हैं तो एरर दे देगा कि पेरेंट की नॉट फाउंड। तो आप फॉरेन की जब एंटर करते हैं तो फॉरेन की में जो वैल्यू एंटर करते हैं वो पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट करनी चाहिए पहले, तब आप फॉरेन की में एंटर कर सकते हैं। इसी तरीके से पेरेंट टेबल में से लेट्स से कोर्स आईडी आपने 10 एंटर कर दी और कोर्स आईडी 10 के अगेंस्ट कोई स्टूडेंट एंटर कर दिया इसमें। अब कोर्स आईडी 10 वाली रो यहां से रिमूव नहीं कर सकते पेरेंट टेबल में से, क्योंकि वो पेरेंट टेबल है, उसके अगेंस्ट चाइल्ड रोज एग्जिस्ट करती हैं कोर टेबल में। तो जब तक पहले चाइल्ड रो उसकी रिमूव नहीं करेंगे, वो पेरेंट रो को रिमूव नहीं करने देगा। तो ये इसको कहते हैं डिफरेंशियल इंटेग्रिटी। इसको क्या कहा जाता है, डिफरेंशियल इंटेग्रिटी। फॉर प्राइमरी की फॉरेन की को डिफरेंशियल इंटेग्रिटी कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इंटेग्रिटी मेंटेन करता है। अच्छा, जब आप फॉरेन की लगाते हैं तो आखिर में लगा सकते हैं ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन डिलीट सेट नल, ये दो ऑप्शन थे आपके पास। मैंने ये कांस्टेंट लगाया ना, तो यहाँ पे मैं लगा देता जी स्पेस देके, सीआईडी के पास फ्रेंसिस लगाने के बाद स्पेस देता, ऑन डिलीट कैस्केड या ऑन डिलीट सेट नल, फॉरेन की के साथ कर सकते हैं।
उससे क्या होगा कि जब आप पेरेंट टेबल में से ऑन डिलीट कैस्केड अगर आपने किया, तो जब आप चाइल्ड टेबल में से कोई रो रिमूव करेंगे, उसकी रेफरेंस रो पेरेंट टेबल में से भी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप करते हैं जी रिमूव फ्रॉम स्टूडेंट्स फिर SID इक्वल टू 1, और SID 1 जो है वो कोर्स नंबर 10 में रजिस्टर्ड था, तो कोर्स नंबर 10 की रो भी रिमूव हो जाएगी पेरेंट टेबल में से, प्राइमरी में से भी रिमूव हो जाएगी। और ऑन डिलीट सेट नल करते हैं तो आपके जो है रो उसमें वैल्यू नल सेट हो जाएगी, वो पूरी रो रिमूव नहीं करेगा। वो जो फॉरेन की वाला कॉलम है उसमें वैल्यू नल सेट हो जाएगी, लेकिन वो पूरी रो रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा कर लेते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक है, कोर्सेज के टेबल में ये एंटर किया मैंने। अब इसका जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वैल्यू एंटर करता हूँ। स्टूडेंट ID 1 है, उसका नाम है जी कोई भी ABC नाम है उसका, और वो जो कोर्स नंबर 10 में आया है। अब मैं एक और वो एंटर करता हूँ, स्टूडेंट ID 2 एंटर करता हूँ। स्टूडेंट का नाम जी XYZ है और वो कोर्स नंबर 20 में आया है। तो एरर दे दिया जी, इंटेग्रिटी कांस्टेंट वायलेटेड, पेरेंट की नॉट फाउंड। मैंने 20 यहाँ पे एंटर किया है, तो वो 20 उसमें पेरेंट टेबल में था नहीं, उसमें 10 था, वो एंटर नहीं करना। ठीक है, तो ये ऑन डिलीट कैस्केड करेंगे तो पेरेंट रो को रिमूव करेंगे तो चाइल्ड रोज को रिमूव कर देगा साथ ही। ऑन डिलीट सेट नल करेंगे तो पेरेंट रो को रिमूव करेंगे तो चाइल्ड रो रिमूव नहीं करेगा, चाइल्ड रो को इस कॉलम में नल सेट कर देगा। चाइल्ड रो को डिलीट कर देंगे, हाँ, तो चाइल्ड का पेरेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेरेंट को रिमूव करेंगे, ID रहेगा, हाँ पेरेंट में ID रहेगा, लेकिन पेरेंट रो को अगर आप डायरेक्ट जाकर रिमूव करते हैं और चाइल्ड रो एग्जिस्ट करती है तो पहले तो वो एरर दे देगा अगर आपने इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं स्पेसिफाई किया हो। और इनमें से कोई ऑप्शन स्पेसिफाई किया तो पेरेंट रो रिमूव करेंगे तो चाइल्ड रो रिमूव हो जाएगी। ऑन डिलीट कैस्केड के ऑप्शन के केस में, ऑन डिलीट सेट नल के केस में पेरेंट रो रिमूव करेंगे तो चाइल्ड रो के उस कॉलम में नल सेट हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन नहीं सेट करने चाहिए, सोच समझ के करने चाहिए, अदरवाइज आप ये ना हो कि आप एक पेरेंट टेबल में से कोई रो रिमूव करें तो वो पता नहीं कहां से और भी रो रिमूव हो जाए। इसलिए ये दोनों ऑप्शन थोड़ा सोच समझ के सेट करने चाहिए। ठीक है, तो कांस्टेंट वायलेट होगा तो ओरेकल आपको एरर देगा। तो कांस्टेंट कैसे वायलेट होगा, जब आप डिलीट करेंगे। हाँ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, नाम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आप में एक में प्राइमरी की CID है स्टूडेंट या कोर्स ID है, दूसरे में कोर्स ID के नाम पे कॉलम रख सकते हैं, लेकिन डाटा टाइप्स मैच करनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसलिए जब हम इसमें फॉरन की में हम डाटा टाइप देंगे, ठीक है, प्राइमरी की दे देंगे तो वो खुद नहीं देना उसके बाद। सब क्यूरी के थ्रू भी आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। सब क्यूरी के थ्रू कैसे टेबल क्रिएट करेंगे, आप करेंगे जी क्रिएट टेबल, लेट्स से टेस्ट 00 कर देते हैं, एज लिख के सब क्यूरी लिखें, सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा लास्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम इक्वल्स। अब ये जो क्यूरी जितना डाटा लेके आएगी वो एक टेस्ट के नाम से टेबल बन जाएगा, टेस्ट 00 के नाम से, उसमें कॉपी हो जाएगा। हाँ एज देना जरूरी है। ठीक है, जब आप सब क्यूरी के थ्रू टेबल क्रिएट करेंगे तो आप देखें उसने टेस्ट 00 के नाम से टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें फर्स्ट नेम के नाम से कॉलम है और लास्ट नेम के नाम से कॉलम है। ठीक है, तो जो आप क्यूरी में कॉलम्स के नाम देंगे टेबल में उसी नाम से कॉलम बनेंगे, या तो इनको कोई एलियस दे देंगे अगर कॉलम के नाम चेंज करना चाहते हैं, या यहाँ पे पैरेंथेसिस में कॉलम के नाम डिफरेंट दे दें अगर कॉलम के नाम चेंज करना चाहते हैं। मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेस्ट 00। अब ये देखें 108 रोज भी इस टेबल में दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा जब आप एक टेबल सब क्यूरी के थ्रू क्रिएट करेंगे, जैसे हमने क्रिएट किया, इसको कहते हैं सब क्यूरी के थ्रू टेबल क्रिएट करना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कि आपने सब क्यूरी के थ्रू टेबल क्रिएट किया। तो अगर फर्स्ट नेम पे कांस्टेंट लगा हुआ है तो वो कॉपी नहीं होगा इस टेबल में। सिर्फ और सिर्फ एक नॉट नल एक ऐसा कांस्टेंट है, जब आप सब क्यूरी के थ्रू को टेबल क्रिएट करते हैं तो ऐसे सारे कॉलम जिनमें नॉट नल कांस्टेंट लगा हुआ है
वो साथ कॉपी हो जाएगा। टेस्ट 00 में नॉट नल कांस्टेंट साथ आ जाएगा, लेकिन किसी कॉलम पे प्राइमरी की, फॉरेन की या चेक कांस्टेंट लगा हुआ है तो वो जो क्रिएट टेबल ऐड करके जो नया टेबल क्रिएट करेंगे उसमें वो प्राइमरी फॉरेन की वाले कांस्टेंट कॉपी नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। सिर्फ नॉट नल कांस्टेंट साथ कॉपी होता है, बाकी सारे कांस्टेंट्स नहीं कॉपी होते। कर सकते हैं वैसे हम। नहीं, वो बाद में आपको लगाने पड़ेंगे, ऑल्टर टेबल करके लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट कॉपी नहीं होती। तो यहाँ पे देखें एम्प्लॉय आईडी को लास्ट नेम, सैलरी इंटू 12 को एनुअल सैलरी दे रहा है, हायर डेट, अवेयर दिस। तो आप देखें ये डेप्ट 80 के नाम से टेबल क्रिएट कर रहा था, तो डेप्ट 80 के नाम से टेबल है, उसमें ये सारे कॉलम्स हैं। सैलरी इंटू 12 क्योंकि आपके किसी कॉलम में के नाम में स्टैटिक नहीं आ सकता ना, कोई स्पेशल कैरेक्टर स्टैटिक का नहीं आ सकता, तो इसलिए उसने उसको एलियस दिया है। तो उसमें देखें एनुअल सैल के नाम से ही टेबल का नाम, कॉलम का नाम है। इसमें टेबल को रीड ओनली कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑल्टर टेबल के थ्रू टेबल में कॉलम ऐड कर सकते हैं, कॉलम की डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं, कॉलम ड्रॉप कर सकते हैं, कॉलम को नाम चेंज कर सकते हैं, कॉलम को रीड ओनली कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल्टर टेबल का नाम रीड ओनली करें तो वो क्या होगा, उस टेबल में इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं हो सकता, सिर्फ डाटा सेलेक्ट हो सकता है, लेकिन वो टेबल ड्रॉप किया जा सकता है। टेबल ड्रॉप हो सकता है लेकिन टेबल में जो डाटा है वो ना चेंज हो सकता है, ना वो इंसर्ट हो सकता है, ना अपडेट हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। और अगर आप टेबल को दोबारा रीड राइट करना चाहें, ऑल्टर टेबल का नाम रीड स्पेस राइट करें। और इसी तरीके से ड्रॉप करना चाहें टेबल, ड्रॉप टेबल का नाम देंगे तो क्या होगा, टेबल परमानेंटली रिमूव हो जाएगा, उसका डाटा डिलीट हो जाएगा। दैट्स इट।